गुड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप जानते ही हम अभी ज्योग्राफी क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है अनिल कुमार और आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी के अंदर आप देखिए, हमने तक अभी पढ़ा था सॉइल के बारे में। आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है मैंने, थोड़ा सा आपको, ताकि चेहरा भी दिखाई दे कि हाँ कि सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मेरी ही आवाज़ है या किसी और की है। ठीक है, तो सॉइल के बारे में मैंने आपसे एक टॉपिक छोड़ने को बोला था अभी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या होता है। एक्चुअली इसका इतना यूज़ नहीं है, एग्ज़ाम में आता, छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, लेकिन नोट्स बनाने हैं इसके। देखिए क्या हमने पढ़ा था, देखिए रिसोर्सेज हम सब जानते हैं रिसोर्सेज क्या होता है, आप अपनी बुक में भी देख रहे हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़, अगर हम सिंपली वे में बोलें, रिसोर्सेज वो होता है जो भी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़ करने के लिए है, वो हमारी क्या है? रिसोर्स है। हम खाना खाने के लिए क्या खाते हैं? रोटी बनाते हैं। रोटी के लिए क्या चाहिए? गेहूँ। वो क्या है, कहाँ से आता है? हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी हमारा वाटर, वो भी हमारा रिसोर्स है। और क्या चाहिए? मतलब एनवायरनमेंट जितनी चीज़ें हैं, पेड़, नदी, तालाब, जिससे हमें कुछ मिलता है, वो सब हमारी रिसोर्सेज है। दीज आर द रिसोर्सेज। एंड बात करें हम डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या है? देखो, कोई भी चीज़ हम जब ख़त्म हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं उसको बनाने की या अपग्रेड करने की। ठीक है, तो वही हमारा डेवलपमेंट कहलाता है, किसी चीज़ का विकास करना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, ठीक है, which we can used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be termed as resources। कि भाई कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ हमें सेटिस्फाई कर हमारी को, ठीक है, वो टेक्निकली इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो, सब यूज़ कर सकें उसको, कल्चरली, उसको बोलते हैं हम रिसोर्स। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखोगे ना, आप इजीली पूरा डिफाइन कर लोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन। कि एक दो नेचुरल हमें मिलती हैं, जैसे हमारी विंड, आपकी सोलर एनर्जी, सॉरी, ठीक है, ट्रीज़, वुड, ये क्या है? नेचुरल। और ह्यूमन क्या है? जो हम बनाते हैं। जैसे कोई हमने कैनाल बना दी पानी के लिए, वो हमारी है तो यूज़ करने वाली रिसोर्स ही है, लेकिन क्या वो बनाई हुई है। डैम बनाए, वो भी हमने खुद बनाए हुए हैं। स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रोड्स, ये क्या है हमारे? ये हमने ह्यूमन ने बनाए। हम बात करें नेचुरल की, तो नेचुरल के अंदर आते हैं दो, एक आते हैं रिन्यूएबल, एक आती है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल वो होती है जिसे हम प्रोड्यूस, मतलब दोबारा से बना सकें, एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा मिल जाएगी। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करें, सूरज की रोशनी है, एक बार ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने सोलर एनर्जी से कोई अपने घर में बैटरी से लाइट लगा रखी है, वो आज ख़त्म हो गई, कल सूरज की रोशनी आएगी, फिर मिल जाएगी। हवा है, हवा से विंड एनर्जी से के थ्रू हम कुछ बना रहे हैं, तो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा मिल जाएगी। वाटर है, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। लेकिन दूसरे क्या है? नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार ख़त्म हो गया तो लौट के वापस नहीं आएगा। जैसे कोल, हम देखते हैं ना, कोल ख़त्म हो रहा है, अब कोल ख़त्म हो रहा है तो ये तो है नहीं कि एक बार ख़त्म हो गया, अब उसको बनने के लिए 1000 ईयर लगेंगे, मतलब सोच लो कि हज़ारों साल लगेंगे उसको बनने के लिए। तो हमारे लिए तो नॉन रिन्यूएबल हुआ ना वो। मेटल्स कोई भी हो जो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, एग्जाम्पल फॉसिल्स। अगर हम बात करें रिन्यूएबल के अंदर ही, तो उसके अंदर भी दो होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस जैसे विंड, जिसको केवल हम बना नहीं सकते, हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक बार अगर ख़त्म हो गई तो हमें नेचुरली ही मिलेगा वो। जैसे हम सूरज की रोशनी, यहाँ पे सन, वाटर और विंड। और बायोलॉजिकल, जो हम एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा बना सकते हैं, जैसे वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेबल हम अगर कोई ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा बना सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी वाइल्ड लाइफ कि कोई भी जो जानवर खाते हैं, जो फिश वगैरह खाते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, तो उनको एक बार ख़त्म हो जाता है दोबारा उन्हें मिल सकता है। इसी को बोलते हैं नेचुरल और ह्यूमन। अब ह्यूमन के ऊपर बात करें तो सिंपल 2 लाइन का वर्ड है, तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, कि कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं, वो ह्यूमन ने बनाया। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि कितनी क्वांटिटी में और कितनी किस क्वालिटी में बनाया, ये भी हमारे रिसोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें बाकी क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको इसमें खुद नोट्स बनाने हैं। इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितना होता है, बायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है, तो वही नेचुरल के ऊपर ही है। ठीक है, तुम कल के जो
ख़त्म किया मैंने, बाकी का आगे वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये भी एक तरह से ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, काम में आता है और आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। लैंड रिसोर्सेज कितना है हमारी अर्थ पे, कितना लैंड है जो प्लेन है, कितने माउंटेन और कितने प्लेट्यू है। एज वी कैन सी दैट कि 43% हमारी अर्थ पर क्या है, प्लेन है। हमारा प्लेन एरिया है 43%, ये अर्थ की बात चल रही है, ये ना कि कोई इंडिया की बात चल रही है। और माउंटेन्स कितने हैं, 30% और प्लेट्यू 27%। तो ये डेटा अपने पास रखना और बना लेना तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर फिगर आउट करते हो ना किसी चीज़ को तो वो बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि ज्योग्राफी और सब्जेक्ट ही ऐसा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, जितना आप डायग्राम बनाओगे आपके लिए। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सा जगह यूटिलाइजेशन के लिए है, कितना कितना किस चीज़ का यूज़ किया गया हो, कितना आता है। कल हमने सॉइल की बात की थी, सॉइल कैसे, सॉइल में भी हमने क्लासीफाई कर दिया था एलुवियल सॉइल को, जो हमारी रिवर के पास मिलती है। एलुवियल सॉइल के अंदर भी हमने बता दिया था कि खादर कौन सी होती है, बांगर कौन सी होती है और आपका तेराई कौन सी होती है। जिन्होंने याद किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो कल की वीडियो देखें, यस्टरडे वाली वीडियो देखें, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैप देखा था, देखो मैप बहुत ज़रूरी है, मैप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैप अगर आ गया आपको तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आपको मैप के थ्रू भी अगर आपको रहेगा ना यार, तो आप देखिए सॉइल के अंदर 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको बताया था कि लोकेशन किस जगह पर है, ठीक है। दूसरा ये किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या है, आयरन है, मैग्नीशियम है, लाइम है, पोटाश है, आयरन मैग्नीज है, जो भी इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। और तीसरा ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है, कि वीट करती है, कॉटन करती है, राइस करती है, बाजरा, धान, ये जो भी वॉट एवर ये करती है, वो चीज़, ये 3 चीज़ आपको अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर लोगे काम। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे की सॉइल की। कल हमारा आई थिंक एलुवियल सॉइल हो गया था, क्या पढ़ लिया था हमने, यस हमने पढ़ लिया था, आपको बता दिया था मैंने कि रेड सॉइल के अंदर और भी चीज़ें हैं आपको लिखनी है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। सॉरी, मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, वो आज मैं दे दूँगा। देखिए लेटराइट सॉइल, देखिए लेटराइट सॉइल की अगर बात करूँ तो इसके अंदर देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका कंपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है इसके अंदर। देखिए लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लैटिन वर्ड था, ठीक है, इससे ही निकला लेटर। इसका मीन्स क्या होता है, ब्रिक, ईंट, इसका मतलब क्या है, ईंट। अब ईंट से बात करें तो ईंट कौन सी वाली, जो घर से बनती है ना ईंट, ब्रिक, उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा और क्या कहते हैं मैग्नीशियम की मात्रा, एल्युमिनियम की और आयरन की मात्रा अच्छी होती है। एल्युमिनियम नहीं होता, सॉरी आयरन होता है उसके अंदर, तभी वो रेड होती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। देखिए ये बोलता है लेटराइट सॉइल जो बनती है आपकी, ये दोनों क्लाइमेट से मिलकर बनती है, मतलब वेट भी और ड्राई भी, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग बताओ, लीचिंग क्या होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सॉइल के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो कभी कभी पोरस भर जाते हैं। मतलब कोई भी सपोज मान लो कि नमक से भर गए, क्योंकि हमारे पानी के अंदर सॉल्ट भी होता है ना, सॉल्ट से फिल हो जाते हैं, तो क्या पानी उसके अंदर नहीं आ पाता। तो उस चीज़ को क्या करने के लिए, अब जब पानी सॉइल के अंदर जाएगा ही नहीं तो जड़ों को पानी, रूट्स को मिलेगा ही नहीं पानी, जब रूट्स को पानी नहीं मिलेगा तो हमारी कोई भी क्रोप है ग्रो नहीं करेगी। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लीचिंग करते हैं, लीचिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर से जितने भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं, चाहे किसी भी चीज़ के, सपोज हम तो अभी बात कर रहे हैं लाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम की सॉरी नमक बात कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स सारे के सारे वो फ्लो हो जाते हैं। हम उसमें पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कराते हैं, जिससे वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कुछ मिट्टी के साथ साथ लेके फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। और वो सारे जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में जो छेद पहले फिल थे वो खुल जाते हैं और पानी नीचे इजीली फ्लो कर जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में हम उस पार्टिकल्स को निकालते हैं विद द थ्रू ऑफ पानी, वाटर। तो हैवी रेन होती है तो इसी से हमारा जो भारी बारिश होती है तो उसी से भी हमारा इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाता है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप,
ये बहुत डीप होती है, एसिडिक होती है, पीएच वैल्यू 6.0 होती है, यानी 6 से कम होती है। अब पीएच वैल्यू तो आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है। वाटर की पीएच वैल्यू हमें 7 होना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छी है। 7 से ज़्यादा है तो हमारे लिए वाटर कैसा हो जाएगा हमारे लिए? वाटर हो जाएगा 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, और एल्कलाइन हो जाएगा अगर 7 से ज़्यादा है तो। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अकर्स मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। ज़्यादा सॉइल ये मिलती है साउदर्न स्टेट में और वेस्टर्न घाट पर। वेस्टर्न घाट कौन सा आ गया? देखिए माइंड में फोकस की, देख कौन सा? गुजरात का हिस्सा, ठीक है। गुजरात के नीचे थोड़ा सा आ गया महाराष्ट्र का हिस्सा, ठीक है। अगर हम बात करें, और कुछ बोल रहा साउदर्न पार्ट तो साउथ की तरफ भी चले गए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट कौन से आ गए? द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेयर these soil support deciduous and evergreen forest. It is humus rich, but under sparse vegetation, and in semi-arid environment it is generally humus poor. देखो ये अच्छे भी हैं, इसके अंदर क्वालिटी है पानी एब्जॉर्ब करने की अच्छी भी है, और कभी कभी क्योंकि ड्राई के अंदर भी है इसके अंदर क्वालिटी ख़राब भी है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। इरोजन जल्दी हो जाता है इनका। ये इरोड मतलब आपको बताया था मैंने कल कि कोई मिट्टी का निकलना, मिट्टी के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाना ईजिली, उसको बोलते हैं इरोड होना, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए बोला है, आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। पता चल गया कि ये क्यों हेल्पफुल है हमारे लिए टी और कॉफ़ी के लिए। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, लाल वाली लेटराइट कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश एंड केरला, एंड मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक केश्यू नट। काजू के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपको बता दूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा। तो वेस्टर्न घाट में मिलेगी पहला, हिली एरियाज़ का मिल जाएगी, और ईस्टर्न घाट में मिलेगी। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम और पोटाश कम होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कार्बन कम होता है इसमें, नाइट्रोजन कम होता है, पोटेशियम कम होता है, लाइम नहीं होता, और पोटाश कम होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर? आयरन और एल्यूमिनियम होता है। इसी वजह से ये काजू की, गेहूँ की, गन्ने की खेती अच्छी कर पाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? अब ये देख लेते हैं मैप के अंदर। लेटराइट का कौन सा कलर है? लाइट पीच कलर बोल सकते हैं। पीच कलर हमारा कौन से एरिया में? देखो बहुत ही कम एरिया में है लेटराइट सॉइल। देखिए तो ये है वेस्ट घाट आ गया हमारे, तमिलनाडु को कुछ पार्ट, तमिलनाडु का पार्ट आ गया, और कुछ मिल गया उड़ीसा के अंदर, देखिए ये, ठीक है। ये कुछ मिल गया वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये कुछ आ गया हमारा गुजरात और राजस्थान का एरिया। अगर आपको मैप पता है ना तो आप घबराने वाली बात ही नहीं, तो फिर आप आराम से कर लोगे, लेकिन मैप पता होना चाहिए कौन सा एरिया कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट सॉइल आती है हमारी एरिड सॉइल। देखिए एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, लाल से थोड़ा ब्राउनिश कलर में होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। अब दो एरिड मतलब हमें पता है सेमी एरिड रीजन कौन सा होता है, एरिड रीजन कौन सा होता है? जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता। हम इस सॉइल को एक सैंड भी बोल सकते हैं। सैंड को कि हम इजीली जानते हैं तो हम सैंड बोल सकते हैं कि एरिड सॉइल इज जस्ट लाइक अ सैंड थोड़ी, लेकिन इसका नाम अलग है, एरिड रीजन। ये एरिड है, ठीक है। तो एरिड रीजन में है इसलिए क्योंकि यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, थोड़ी रेड ब्राउन कलर की होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन क्या होता है? मतलब थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर सोडियम मिला होता है। सोडियम कहने का मतलब है आपका नमक की मात्रा होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इन वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई इवोपोरेटिंग द वाटर। देखिए इसका आपका फॉर एग्जांपल देता हूँ। कभी हम घर पे जाते हैं लोगों के, किसी के घर पे जाते हैं तो कहीं कहीं पानी खारा होता है लोगों का। पानी खारा कहाँ से है? वो मिट्टी के अंदर से आया है। वो पानी क्या है? उसके अंदर थोड़ी जो मात्रा होती है ना, हमारी जो खारेपन की मात्रा होती है वो सोडियम की वजह से आती है। उसमें सोडियम का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मिट्टी की वजह से ही होता है। तो जहाँ की मिट्टी जैसी है वहाँ पर उसको वहाँ का पानी मिलता है। जहाँ क्ले मिलेगी तो वहाँ पानी बहुत मीठा मिलेगा। आप देखना गंगा नदी के तट पर, यानी हमारे नॉर्थ साइड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पानी बहुत अच्छा मिलता है, मीठा। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। और मिट्टी के अंदर पानी आता है तो मिट्टी को कि हमारे जितने भी मिनरल्स है हमें वाटर में मिलते हैं,
वो सब हमारे स्टोन से और हमारे सॉइल से ही मिलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। तो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। The horizon of the soil are occupied by conker because the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. देखिए इसका क्या पता है कि इसमें कंकर, कंकर आप जानते हो, कंकड़ जैसे बोलते हैं, सिंपल वे में कंकड़ बोलते हैं ना, जो मोटे मोटे से होते हैं उसी को कंकड़ बोलते हैं। तो इस बोल रहा है कि इस मिट्टी का ना कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जो क्या करते हैं कंकड़ नीचे बैठे रहते, सेटल रहते हैं और पानी को पास आउट होने के लिए रोकते हैं। पास हो भी आप कहोगे सर कंकड़ तो मोटा होता है, वो कैसे पास होने रोकेगा, लेकिन नहीं, वो पास आने से रोक देते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर के दो, हाँ अगर मैं आपको कल बताया भी था, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको मैं कल बताया था कि अगर आपके पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बीच में जगह कम है, तो पानी यहाँ से आराम से पास हो सकता है। लेकिन जब पार्टिकल्स मोटे मोटे हो जाते हैं, मोटे मोटे तो पानी को निकलने की जगह नहीं दे पाता वो, और जब पानी नीचे जाएगा ही नहीं तो आगे होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही बात है, ये कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमारे डेजर्ट राजस्थान में है, और ये रीज़न ही ऐसा है। आपको बता देता हूँ इसमें भी डेजर्ट सॉइल के अंदर भी क्या मिलता है, इसके अंदर क्या उगा सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मेरे नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बाजरा, पल्सेस, फॉडर, देखो फॉडर मतलब तो चारा, खिलाते हैं ना गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं, वो उगाया जाता है, तो वो इसके अंदर उग जाता है। ग्वार, ये 4 चीज़ें इसके अंदर हम इजीली क्रॉप कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, सिंपल नाम से चल रहा है फॉरेस्ट सॉइल, कहाँ की सॉइल, जंगल की सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंडेड इन हिल एरियाज, पहाड़ों में मिलता है, एंड माउंटेन्स एरिया वर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पानी की कुछ मात्रा अवेलेबल होती है। देखो सबसे ज़्यादा पानी फॉरेस्ट की जगह पे पड़ता है। हम सब जानते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है, मिज़ोरम में। मिज़ोरम में कहाँ, अगर मैं बात करूँ मिज़ोरम के अंदर भी कहाँ, ठीक है, तो सब बोल देंगे सर मिज़ोरम के अंदर आपको जगह बताता हूँ, मासिन राम जगह है, मासिन राम एक सिटी है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो पड़ती है वो वहीं पड़ती है, 138 सेंटीमीटर मासिन राम जगह पर। चेरापूंजी के नाम तो सुना है, चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास पड़ती है मासिन राम। आपके नॉलेज के लिए याद रखें, चलो बता देता हूँ। मासिन राम हिंदी में लिखा ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। मासिन राम एक जगह है, प्लेस है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेघालय, सॉरी मिज़ोरम बोलो, मेघालय के अंदर बारिश पड़ती है, मेघालय में मासिन राम, तो चेरापूंजी के अंदर ही है ना मेघालय, ठीक। तो वो सिंपल फॉरेस्ट में मिलती है, वैली साइड में मिलती है, और यहाँ पर पानी की मात्रा बारिश ज़्यादा होती है इसलिए होता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन में मिट्टी का झड़ना, टूटना, इरोड होना, और सॉइल कंजर्व मतलब सॉइल को बचाना, मिट्टी को बचाना भी हमारा काम है, क्योंकि हम जगह जगह तोड़ते हैं। जब सब मिट्टी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ, हमारे पास एक ही तो सोर्स है क्रॉप का, कल्टीवेशन करने के लिए एक ही सोर्स है सॉइल। अब सॉइल ही नहीं होगी तो पेड़ नहीं होगा, और पेड़ नहीं उगेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो हमारा हर चीज़ से एक साइकिल बनी हुई है जीने की, तो वही वो साइकिल को फॉलो करने के लिए हमें हर पॉइंट की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर देखो बात करते हैं हम इसकी, द डिडक्शन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, वही सिंपल चीज़, फालतू चीज़ लिखी है अभी, मतलब का बढ़ाया नहीं है अभी, ठीक है। टू प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। देखिए सॉइल इरोजन आपको बताया दिया मैंने, सॉइल इरोजन है क्या, कि सॉइल के इरोड होना कैसे, कि पहाड़ों के ऊपर से अगर हमारा इरोड होता है, कोई भी एक पहाड़ के ऊपर से हम किसी केमिकली बोल रहे हैं या मैकेनिकली बोलें, कि उसको जब तोड़ा जाता है उससे क्या होती है, उसी से हमारा फॉर्मेशन होता है, और उसी से हमारा कंजर्वेशन भी होता है, सॉरी कंजर्वेशन कर रहा हूँ, उसी से हमारा फॉर्मेशन भी होता है, उसी से इरोजन भी होता है। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटने से हमें क्या हो रहा है, पेड़ों को काटने से हमें नुकसान हो रहा है सॉइल को। जड़ें जब खिंचती है ना, तो सॉइल की जो पहले पकड़ होती है वो मजबूत होती है, वो पकड़ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वो फिर वो कटने लगती है मिट्टी।
अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ, सपोज आप पहाड़ पे खड़े हो, सपोज एक पहाड़ है, कलर चेंज करते हैं, रेड, पहाड़ है, पहाड़ पे कोई पेड़ उग रहा है, उग रहा है, पहाड़ों की इसके जड़ कहाँ पर है, इसके अंदर है। अगर हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो इसका क्या है, जड़ खत्म, जड़ खत्म हो जाएगी तो क्या है, यहाँ से मिट्टी हो गई ढीली, सेम टू सेम मिट्टी यहाँ से ढीली हो गई, और ढीली हो गया क्या होगा, ये यहाँ से पेड़ कटने लगेगा, यहाँ की मिट्टी कटने लगेगी, वो मिट्टी कट कट के क्या होगा, ये ग्राउंड पे आ जाएगी, और यहाँ से फिर वो फॉर्मेशन, फिर लेयर बनने लगेगी, बहुत 1000 ईयर बाद क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगी, मतलब हमारी सॉइल बन जाएगी, और पूरा का पूरा हमारा पेड़ भी खर गया, मिट्टी भी ख़राब, पहाड़ भी ख़त्म। तो इसलिए बोल रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं इसलिए भी करना चाहिए, ठीक है। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, इसे बोलते हैं गलीज। देखो गलीज क्या होते हैं, जब हमारा पानी, जैसे नदी होती है, नदी की धारा, आपको बताता हूँ, सपोज नदी जाती है, नदी में पानी बह रहा है, क्या होता है ना, नदी साथ साथ की मिट्टी है नहीं वाली, जो उसकी साइड मिट्टी होती है, ये काटने लगती है, जब पानी का फ्लो बढ़ता है ना, तो इसकी साथ की मिट्टी कटने लगती है, तो ये मिट्टी कटती है ना, तो यहाँ जगह बन जाती है, जिसे हम बोलने लगते हैं गलीज। अगर मैं इसको साइड व्यू बताऊँ, ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसे मिट्टी जा रही है, नदी आ रही है, नदी है ये, अब पहले नदी इतनी बहती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद नदी हो गई ऐसे, अब देख रहे हो ये जगह बच गई, नहीं बच गई, तो क्या होगा, जगह कम होने लगी, तो इसी जगह को बोलते हैं गलीज। अब जैसे जैसे रिवर अपना स्थान बढ़ाती जाएगी, अपना प्लेस बढ़ाती जाएगी, ऐसे तो फिर रिवर क्या होगा, चौड़ी होती जाएगी, और सिटी के अंदर भी आ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं सॉइल का इरोजन। सॉइल का इरोजन रिवर से भी होता है। तो लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इट नोन एज बैड लैंड। इसी वजह से हमारा देख रहे हो, हमारी मिट्टी कटती है और हमारा पेड़ पौधे वहाँ उग नहीं पाते, उसको बोलते हैं बैड लैंड। देख रहे हो ना इसको, वही प्रोसेस है, आसपास की मिट्टी कटने लगी, और कटने लगी तो जो हमारे पेड़ उगते थे वो भी कट जाएंगे, क्योंकि उनको जड़ों को मजबूती नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर बात करें हम इसके आगे की, सॉइल इज वॉश्ड अवे, देखो सॉइल की इरोजन की बात करिए, हम कंजर्वेशन की अगर बात करें, देखो सॉइल इज वॉश्ड अवे, देयर इज ऑल्सो नोन एज शीट इरोजन, विंड ब्लोज। अब देखिए वो सब बता रहे हैं कि किस किस तरह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। अगर मैं छोटा सा इसको पूरा शॉर्ट में बता दूं, अगर पहला हमने मैकेनिकली किया, पहले किया हमने मैकेनिकली, पेड़ों को काट के डिफोरेस्टेशन किया, मिट्टी ख़राब हो गई। दूसरा सॉइल का ग्लेशियर के थ्रू, ठीक है, ग्लेशियर के थ्रू या हमारा खुद नेचुरली एक केमिकल थ्रू, पहाड़ों से मिट्टी कटने लगी तो सॉइल इरोजन उसका हो गया। थर्ड हमारा वाटर वे, मतलब रिवर से हो गया, ये हुआ डिफोरेस्टेशन से, ये हो गया रिवर से, और ये सॉरी ये डिफोरेस्टेशन हुआ, और ये हुआ हमारा केमिकली। ये हुआ हमारा केमिकली, ये हुआ हमारा किससे, रिवर से हुआ। फोर्थ किससे हुआ, फोर्थ वो बोल रहा है कि हमारा विंड भी तो करती है, जो विंड है हमारी हवा, मिट्टी को बहा बहा के ले जाती है, और मिट्टी को यहाँ से एक जगह से करने लगती है, मिट्टी का इरोजन वो भी करने लगती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट कौन सा है, विंड, कि हमारे रीजन है जिससे हमारा सॉइल इरोजन होता है। विंड ब्लोज लूज, विंड करती है, हवा क्या करती है, मिट्टी को ढीला कर देती है, लूज कर देती है, ठीक है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। तो अगर हम सही तरीके से अगर खेती नहीं करते हैं ना, तो उससे हमारी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है, ये भी इसका रीज़न है। प्लाउइंग इज़ द रॉन्ग वे, अगर गलत तरीके से आप खेती को, हम जो कहते हैं ना जोतना, ठीक है, अगर हम खेतों को सही तरीके से नहीं जोतेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं कि इट्स द रॉन्ग वे। अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स फ्रॉम अ क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग द सॉइल इरोजन। देखिए अगर आपने सपोज, कभी कभी क्या होता है ना, खेतों में अंदर हमारी लैंड पूरी नहीं होती, समटाइम्स प्लेन होती है हमारी, थोड़ी स्लोपी, तो इसको थोड़ा सा इस पर रखा जाता है, ताकि ऊपर से अगर कैनाल से हम पानी छोड़ें तो देखते हैं बीच में गली बना देते हैं, जगह हम खेतों के बीच में नालियाँ बना देते हैं, ताकि पानी इजीली फ्लो हो जाए, ऊपर से डालें तो पानी नीचे पहुँच जाए। तो वही चीज़, अगर इसको हम
ज़्यादा स्लोप दे देंगे ऐसे, तो क्या होगा, पानी बहुत तेज़ी से आएगा, मिट्टी को साथ में बहा के ले जाएगा। इससे न तो पानी मिट्टी में पहुंच पाएगा और बल्कि मिट्टी का नुकसान हो जाएगा। तो ये भी गलत तरीका है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा कम स्लोप में ऐसा देना चाहिए ताकि पानी ईजिली फ्लो हो जाए और मिट्टी भी नहीं बहे। तो उसने वही चीज़ बोली। तो प्लॉगिंग द कंटूर लाइन्स अलग होती हैं। कंटूर लाइन्स एक डिज़ाइन की हुई लाइन होती है। जैसे हमारा कोई होता है मैप बनाना, किसी भी स्ट्रक्चर का मैप बनाना, ऐसी ही हमारा कंटूरिंग की जाती है किसी कैनाल को की सर्वे करने के लिए, किसी पहाड़ की सर्वे करने के लिए, या आपका कोई डैम बनाने के लिए एक हम कंटूरिंग करते हैं, लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है कि कैसा है ये, तो इसकी हाइट पे बेस करता है, डिपेंड करता है। चलिए अभी आपके मतलब का नहीं है, आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप सीख जाओगे कंटूरिंग लाइन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट एरोजन। सेम वही चीज़ कि लोग काट काट के इस चीज़ को क्या करते हैं, प्लेन करने लगते हैं। जहाँ से जो हमारा हिली एरिया है उसको काट के हमने प्लेन कर दिया, वहाँ से सॉइल का इरोजन हो गया। ठीक है ना। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। क्या करते हैं लोग, आपने देखा होगा ना, टीवी पे देखा होगा, ये पहाड़ था, लोगों ने काट के क्या किया, यहाँ पे खेती कर ली, यहाँ पे खेती कर ली, जबकि पूरा पहाड़ था। सॉइल इरोजन तो वैसे ही किया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी खेती करने के लिए लोगों ने सॉइल का इरोजन किया। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसे बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, क्रॉपिंग मतलब खेती करना, पट्टी की तरह खेती करना। कि हमने एक पूरा पहाड़ था पूरा, हमने ऐसे काट के क्या किया, हमने ऐसे काट के ऐसे खेती करने लगे। तो वही चीज़, these shelter belts have contributed significantly to stabilization of sand dunes in the stabilizing the desert in the western area। देखिए सैंड ड्यून्स का आपने नाम सुना होगा, टीवी वगैरह में भी सुना होगा। क्या होते हैं, पहाड़ों जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं वहाँ पर ऐसे टीले बने हुए होते हैं, रेत के टीले बहुत बड़े बड़े, मिट्टी के जब ढेर होते हैं ना, तो वहाँ पर जब आंधी या तूफान आती है ना, तो वो रेगिस्तान में कॉमन रहता है कि वहाँ पर सैंड ड्यून्स आते रहते हैं। तो जैसे तूफान आते हैं, रेत के तूफान, इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे रेत को बहा के ले जाते हैं, ये पूरे टीले कटते हैं। तो वहाँ पर सॉइल का इरोजन बहुत होता है, क्योंकि वहाँ से एक जगह से सॉइल उठ के जाती है और दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो वहाँ यही चीज़ होती रहती है, सॉइल का इरोजन। इसलिए वहाँ पर ना तो पानी पहुँच पाएगा, क्योंकि तो वहाँ के एक तो वहाँ के पार्टिकल्स ऐसे हैं, वहाँ हम सैंड जो है वो सैंड एरिया सैंड होती है हल्की, जो ईजिली उड़ जाती है। तो बस इस चैप्टर के अंदर हमारा केवल यही है। आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो गया पूरा। दो चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा, आपके पास 2 दिन है। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज ही और कुछ नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और फेयर में करना है, क्योंकि बार बार मुझसे क्वेश्चन फिर पूछते हो आप, ये सर फेयर में करना है, रफ में करना है, ये मैप बनाना है, फेयर में बनाना है ये रफ में बनाना है। तो सब चीज़ें जो करनी है ना, वो फेयर में ही करनी है। किसी को कोई रफ में काम नहीं करना है, सारा काम फेयर में होगा, चाहे MCQs हो या मैप हो। मैप बनाने के बाद उसे पेस्ट कर लेना। अगर आपके पास मैप नहीं है तो अपने हाथ से मैप बनाइए, उस पर पॉइंट आउट कीजिए जो भी चीज़ उसके अंदर दी हुई है। इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल ये 3-4 ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इन सारे क्वेश्चंस को करना है। आपके मैं लिख के दे दूँगा आपको, वैसे ही व्हाट्सएप पे आपको मैं सारे डाल दूँगा ये। ओके, चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड हैव अ नाइस डे।